अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौत के बाद का मंज़र। मौसम सरमा की एक इंतहाई सर्द शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ़े मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन न करने दिया कि इसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, इन्हें परेशान करने की कोई तुक ना थी। मैं, मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम डले अपने घर चला जाता था। असर डलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करनी थी और जो दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं और मेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सक्तातारी हुआ और फिर दाड़ें मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात को पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गाँव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मिट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवालों जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वाक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठटक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की खरीदी थी। दचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी। दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या किताबें थी ना अलमारियाँ, राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थी। बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ ना था। मुझे फ़ारसी की कीमती किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान शादी का नादर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की डायरियाँ सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपये से लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पसर मुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसीओ अरीज लाउंज बाएं बाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दुआएं बाकायदगी से मैसर आ रही थीं या नहीं, मैं इसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं बोल सकता था ना वो मुझे देख सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फ़रोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे बाजिद थे कि हमारे पास रहेंगी। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी।
گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کی فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا، تو میرے پیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں، یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ کتبہ پرندوں کی بٹھوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان بک چکا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی۔ 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بڑا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پس اے لوگو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو بے حد مہربان اور رحیم و کریم ہے۔